नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य की सीरीज आजकल आप लोगों को देखने को मिल रही होगी। लगभग 4 से 5 सीरीज ऐसे हैं जिनको हमने 50 से 60 क्वेश्चनों के उपरांत उसको संपन्न किया हुआ है। यदि अगर आप लोग उनको निरंतर देखेंगे तो राजपाल सिंह सीरीज़ की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके सारे वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का जो सेक्शन होगा दोस्तों, ये साहित्य का लगभग छठा भाग आप लोगों को देखने को मिल रहा है। लगभग 750 क्वेश्चनों का इसमें कलेक्शन रहने वाला है। यदि अगर 750 क्वेश्चनों का रिवीजन अगर आप 2 बार भी अगर यदि करेंगे तो कहीं ना कहीं परीक्षा में निरंतर आपके एक भी क्वेश्चन छूटने को देखने नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, हिंदी का जो ये सिलेबस है हमारा, ये लगभग कंप्लीट होने को ही है। इसके बाद अलंकार बचा हुआ है, एक आध टॉपिक और है। उसके बाद हम थ्योरी सेक्शन ही इसका कवर करने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा भाग 6 है साहित्य का, इसका पहला क्वेश्चन है, हिंदी नए चाल में ढली किसका कथन है। तो दोस्तों, हिंदी नए चाल में ढली रामचंद्र शुक्ल जी की है, नागेंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा हमारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने क्या कहा था, हिंदी नए चाल में ढली जो कथन है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन से हैं। गोस्वामी तुलसीदास, मुक्तिबोध, मलिक मोहम्मद जयसी, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय आपके पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों, जो हमारे लोक मंगल की भावनाएं जो सर्वश्रेष्ठ जो कवि के रूप में जाने जाते हैं वो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था। अच्छा, तार सप्तक, पहला शतक या फिर प्रथम सा तार सप्तक। अब दोस्तों, सारे ऑप्शन एक ही जैसे हैं। परीक्षा में कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें आप लोगों को सबसे बात वर्तनी का ध्यान रखना पड़ता है। तो तार सप्तक में एक तो आपको यहाँ पर तालव्य स्व देखने को मिल रहा है और एक आप यहाँ पर आपको दंत स्व देखने को मिल रहा है। तो अगर बात करेंगे तो दोस्तों, आंसर इसका तार सप्तक ही है, लेकिन कौन सा तार सप्तक होगा ये बड़ा कठिन उस समय देखने को मिलता है। तो जो हमारा तार सप्तक यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है, यानी कि दंत स्व वाला जो तार सप्तक है ये इसका सही आंसर होगा। अच्छा दोस्तों, जो तार सप्तक है ये जो ग्रंथ है हमारे यहाँ पे, ये जो कविता संग्रह है ये किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों, ये 1943 ईस्वी में अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करेंगे, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है। तो दोस्तों, किस नाम से अभिहित किया है अगर देखा जाए तो उत्थान काल, वर्तमान काल, गद्य काल या फिर उक्त में से किसी किसी का नाम नहीं। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है उस काल को गद्य काल के रूप में रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है। तो महेश दत्त शुक्ल, मौलवी मरीकुद्दीन, जॉर्ज ग्रियर्सन और शिव सिंह सेंगर आपके पास ऑप्शन है। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो दोस्तों, इतिहास ग्रंथ का सर्वप्रथम जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन देखने को मिलता है वो हमारे जॉर्ज ग्रियर्सन साहब के कालखंड या फिर इतिहास में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 282 पे, यशोधरा, केकई, उर्मिला इत्यादि नारी पात्रों पर कविता लिखने वाले कवि इनमें से कौन है। अच्छा, कौन सा इसमें से प्रसाद जी हैं, महादेवी वर्मा या फिर श्यारा श्रवण गुप्त या फिर मैथिली शरण गुप्ता आपके पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की मैं बात करूं तो दोस्तों, यशोधरा, केकई, उर्मिला जो नारियां हैं इन पर कविता लिखने वाले जो कवि हैं वो हमारे मैथिली शरण गुप्त जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इनमें से हिंदी की वह चर्चित रचना कौन सी है जिस पर लोकप्रिय टीवी सीरियल बना था। तो दोस्तों, कौन सा है, परीक्षा गुरु है, चंद्रकांता, गोदान या फिर आधा गांव आपके पास ऑप्शन है। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो दोस्तों, जो चर्चित हमारा हिंदी का एक रचना है जिस पर जो लोकप्रिय टीवी सीरियल बना था तो वो हमारा चंद्रकांता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस साप्ताहिक का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। तो हिंदी नवजीवन, हंस, देश या फिर भारत आपके पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों, महात्मा गांधी जी के द्वारा जो साप्ताहिक जो संपादन किया गया था वो नव हमारा क्या किया था, नवजीवन यानी कि हिंदी नवजीवन का किया गया था। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। इनमें से घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक कौन थे। तो राहुल सांकृत्यायन, रामवृक्ष बेनापुरी, कुंवर नारायण या फिर निर्मल वर्मा आपके पास ऑप्शन है। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो दोस्तों, घुमक्कड़ के रूप में हमारा किसको जाना जाता था, राहुल सांकृत्यायन जी को जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उदय प्रकाश इनमें से किस विद्या की रचना
के चर्चित लेखक हैं, यानी कि किस विधा के चर्चित लेखक के रूप में उदय प्रकाश जी को जाना जाता है। कहानीकार हैं, निबंधकार हैं, नाटककार हैं, फिर महाकाव्य लिखते थे। तो दोस्तों ये हमारे कहानियाँ लिखा करते थे, तो इनको कहानीकार के रूप में भी इनको प्रसिद्ध किया गया था। और जो उदय प्रकाश जी हैं हमारी, ये कहानी लिखने के लिए ही चर्चित भी देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। अच्छा दोस्तों, व्योमकेश दरवेश, अनामदास का पोथा, कामायनी या फिर मधुशाला आपके पास ऑप्शन है। अच्छा दोस्तों, अगर व्यास सम्मान से संबंधित क्वेश्चन है तो अगर देखा जाए तो जो हमारा व्योमकेश दरवेश है, इसके लिए जो हमारे कौन है, डॉक्टर शिवनाथ त्रिपाठी जी हैं, इनको 2013 में व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया जाता है। तो व्योमकेश दरवेश जो हमारा एक पुस्तक है, इसके लिए किसको दिया गया हमारा व्यास सम्मान, श्री विश्वनाथ त्रिपाठी को। और कब दिया गया, तो 2013 में, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। इनमें से किस एक पत्रिका का संपादन प्रेमचंद्र ने नहीं किया था। तो दोस्तों प्रेमचंद्र ने किस पत्रिका का संपादन इस पर से नहीं किया था। अच्छा देखिएगा, सुधा, मर्यादा, माधुरी और जागरण है। मर्यादा, माधुरी और जागरण तो इनने किया था, लेकिन जो सुधा है दोस्तों ये इनने नहीं किया था, बल्कि किसने किया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। 1868 में इनके द्वारा इस पत्रिका का संपादन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा। तो दोस्तों हिंदी साहित्य के जो प्रथम काल है उसको वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। फिर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 290 की अगर बात करें तो रीतिकाल को अलंकृत काल के नाम से किसने दिया। अच्छा दोस्तों, रीतिकाल को अलंकृत काल का नाम किसने दिया था। मिश्र बंधु, रमाशंकर शुक्ल, रसाल, रामचंद्र शुक्ल या फिर विश्वनाथ मिश्र आपके पास ऑप्शन है। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो दोस्तों रीतिकाल को अलंकृत काल जो कहा था ये हमारा मित्र बंधु के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। आदिकाल को प्रारंभिक काल के नाम से किसने दिया। तो दोस्तों आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा था। तो दोस्तों मिश्र बंधु ने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा था, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। तो दोस्तों जो आदिकाल है उसको प्रारंभिक काल भी हमारे किसके द्वारा कहा गया था, मित्र बंधु के द्वारा ही कहा गया था। अच्छा, दो क्वेश्चन आपके पास सामने पर आ गए हैं। रीतिकाल को अलंकृत काल कहेगा तो ये भी हमारा मित्र बंधु ने ही करा है, और आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा, तो दोस्तों ये भी हमारा किसके द्वारा कहा गया, मित्र बंधु के द्वारा ही कहा गया। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया। दोस्तों दोबारा से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यदि अगर आप लोगों ने पहले के सीरीज देखे होंगे तो यकीनन है आप लोगों का बढ़िया ही इसमें रिवीजन हो जाएगा। तो आदिकाल को बीजवपन काल के नाम से किसने कहा, आचार्य भगीरथ मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी आपके पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की अगर बात करें तो दोस्तों आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा जो आदिकाल है इसको हमारा बीजवपन काल के नाम से भी कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। फिर देखिएगा, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया। तो दोस्तों देखिएगा, मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी आपके पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों जो हिंदी का प्रारंभिक काल है उसको वीरगाथा काल के नाम से आचार्य राम प्रसाद शुक्ल जी ने इसको नाम दिया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। पृथ्वीराज रासो की रचयिता का नाम बताइए। अच्छा दोस्तों, जो हमारा पृथ्वीराज रासो है इसके रचयिता का नाम आपको लोगों से पूछा गया है। जागनिक, चंद्रबरदाई, नरपति नाल है या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। इससे पहले बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो अधिकतर बच्चों को ये क्वेश्चन पहले से पता होगा। तो चंद्रबरदाई जी के द्वारा हमारी पृथ्वीराज रासो लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। अब देखिएगा, रीतिकाल का समय था। तो दोस्तों रीतिकाल का समय कब से कब तक था, 1050 से 1375 BC तक। अगर 1075 से 1700 BC तक अगर देखें तो 1700 से 1900 BC तक आप, या फिर इनमें से कोई नहीं, ये आपके पास ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों जो हमारा 1700 से 1900 ईस्वी तक का जो काल है इसमें हमारा रीतिकाल देखने को मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। फिर देखिएगा, भक्तिकाल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया। अच्छा, जो भक्तिकाल है उसको पूर्व मध्यकाल नाम किसके द्वारा दिया गया, डॉक्टर राजकुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने या फिर डॉक्टर नागेंद्र जी ने। तो दोस्तों अगर राइट आंसर की बात करें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल के नाम से भी पुकारा था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान है। दोस्तों हिंदी का जो प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान है वो इनमें से कौन है, आप लोगों के पास ऑप्शंस हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन, कामता प्रसाद गुरु,
जेसुआ केटलर या फिर किशोरी दास बाजपेयी आपके पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों जो हमारा जेसुआ केटलर है, इनके द्वारा हिंदी का पहला व्याकरण लिखने वाला जो विद्वान है उसके रूप में इनको जाना जाता है। जेसुआ केटलर को अधिकतर लोग इसमें कांता प्रसाद गुरुजी कर देते हैं, तो कांता प्रसाद गुरुजी आप लोगों को नहीं करना है कि हिंदी का अगर प्रथम व्याकरण लिखने वाला जो विद्वान है अगर वो आ जाएगा तो वो जेसुआ केटलर हमारा देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप में देने का श्रेय किसको जाता है। अब देखिएगा, जो हिंदी साहित्य है हमारा, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको व्यवस्थित रूप देने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन को और मित्रबंधु या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर शिव सिंह सेंगर आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको व्यवस्थित रूप में अगर देने का श्रेय किसी को जाता है तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा है, तो दोस्तों कितने से कितने तक है, 1050 से 1375 तक, 1050 से 1375 तक और 1375 से 1700 तक, या फिर इनमें से कोई नहीं आपके पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों जो हमारा 1050 से 1375 तक का जो काल है, इसमें रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो हिंदी साहित्य का आदिकाल की सीमा रखी गई है वो लगभग 1050 से 1375 तक मानी गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है, राजकुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल आपके पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों हिंदी साहित्य की भूमिका जो पुस्तक है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। चंद्रबरदाई की रचना किसने की। अच्छा दोस्तों, चंद्रबरदाई की रचना किसने करी थी, अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के पास आ गया है। तो चंद्र प्रकाश ने करी थी, रणमल छंद ने करी थी, बीसल देव रासो ने करी थी या फिर पृथ्वीराज रासो ने करी थी। तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे पहले भी एक आध बार आ चुका है। तो दोस्तों जो चंद्रबरदाई की रचना है वो पृथ्वीराज रासो के द्वारा करी जाती है, ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है, तो भरत मुनि की रचना में, सूरदास की रचना में, तुलसीदास की रचना में या फिर राजा धार सेन द्वितीय के शिलालेख में देखने को मिलता है। अगर राइट आंसर की मैं बात करूँ तो दोस्तों अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग देखने को मिलता है वो राजाधर सेन द्वितीय के शिलालेख में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। यानी कि अपभ्रंश जो शब्द है दोस्तों उसका सबसे पहले ही प्रयोग राजाधर के सेन द्वितीय के शिलालेख में देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। ये हिस्ट्री के लिए भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा ये वाला। फिर देखिएगा, नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है, तो दोस्तों नासिपाताख्यान जो हमारा रचना है ये किसकी है, सदल मिश्र की है, मुंशी इंसा अल्लाह खां की है, लल्लू लाल की है या फिर शिव प्रसाद सितारे हिंद की है। तो अगर देखा जाए तो नासिकेतोपाख्यान जो हमारी रचना है दोस्तों ये हमारी सदल मिश्र जी की है, ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रबंध चिंतामणि की रचनाकार कौन है, कालिदास, जैनाचार्य, मेरुतुंग, हेमचंद्र या फिर वल्लभाचार्य आपके पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों जो हमारा प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार हैं वो हमारे जैनाचार्य मेरुतुंग जी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, मैथिल कोकिल के नाम से किस कवि को जाना जाता है। अच्छा दोस्तों, मैथिल कोकिल के नाम से किस कवि को जाना जाता है, भूषण जी को, अमीर खुसरो को, विद्यापति को या फिर मलिक मोहम्मद जायसी जी को जाना जाता है। अगर दोस्तों अगर राइट आंसर की बात करें तो जो हमारे विद्यापति हैं, विद्यापति को हमारे मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। और अगर बीसल देव रासो के रचयिता के नाम क्या है, तो दोस्तों इससे पहले आ चुका है बीसल देव रासो के रचयिता का नाम, देखिएगा चंद्रबरदाई, नरपति नाल, जागनिक या फिर दलपति विजय आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूँ तो नलपति नाल जी के द्वारा जो हमारी बीसल देव रासो है इसकी रचना करी जाती है, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। सिद्ध कवि सरहपा की रचना का नाम है, तो दोस्तों जो हमारे सिद्ध कवि सरहपा है इनकी जो रचना है उसका नाम क्या है, दोहा कोश, संदेश रासक, पौमचर्यु या फिर प्राकत पेंगलम आपके पास ऑप्शन हैं। अगर राइट आंसर की मैं बात करूँ तो दोस्तों दोहा कोश जो हमारे सिद्ध कवि सरहपा हैं इनकी रचना का नाम देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, आल्ह खंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ है, तो दोस्तों जो आल्ह खंड है उसका वास्तविक स्रोत ग्रंथ कौन सा है, पृथ्वीराज रासो है, परमाल रासो है, विजयपाल रासो है, फिर खुमाण रासो है। तो दोस्तों अगर राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों जो हमारा आल्हा खंड का वास्तविक स्रोत है वो हमारा परमल रासो है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, मुल्ला दाऊद की भाषा है। अच्छा दोस्तों जो हमारे मुल्ला दाऊद जी हैं, मुल्ला दाऊद जी की जो भाषा है वो कौन सी है, पहाड़ी मिस्र अवधि, साप्ताहिक अवधि, पश्चिमी परंपरा के
संपर्क शैली या फिर ठेठ अवधि है। तो दोस्तों अगर राइट आंसर की अगर बात करी जाए तो दोस्तों इसमें से जो हमारे मुल्ला दाऊद जी हैं, इनकी जो भाषा है वो ठेठ अवधि के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिद्धों का प्रथम कवि, अच्छा दोस्तों जो सिद्धू थे हमारे, सिद्धों का जो प्रथम कवि था वो कौन था? सरहपा है, शेरपा है, कंटवा है या फिर हमारा गुंडरीपा है? अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों सिद्धों का जो प्रथम कवि है वो हमारा कौन हो गया? सरहपा के रूप में उनको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? तो दोस्तों अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले, अपभ्रंश सबसे पहले किसके अभिलेखों में लिखा गया था? इससे पहले क्वेश्चन आगे आप लोगों ने देखा। अब कह रहा है कि अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? तो नागार्जुन ने किया, सरहपा ने किया, पतंजलि ने किया या फिर पाणिनि ने किया? आपके पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों जो अपभ्रंश शब्द है इसका सबसे पहले जो उल्लेख है वो किसने किया था? हमारा पतंजलि ने किया था। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो दोस्तों अपभ्रंश के जो प्रथम महाकवि हैं वो कौन है? सोमप्रभु, सूर, हेमचंद्र, रामचंद्र या फिर स्वयंभू? आपके पास ऑप्शन है। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो दोस्तों अपभ्रंश के जो प्रथम महाकवि के रूप में जाने जाते हैं वो हमारे स्वयंभू को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा और डिंगल पिंगल? आपके पास ऑप्शन है। अच्छा दोस्तों तो कौन सी भाषा आदिकाल की है कहता है? आदिकाल की कौन सी भाषा है? अवधी है, खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है, फिर डिंगल पिंगल है? अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो दोस्तों आदिकाल की जो भाषा है हमारी वो कौन सी हो जाएगी? डिंगल पिंगल हो जाती है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? बीजक, भ्रमर गीत, विद्यापति पदावली या फिर सूर सागर? आपके पास ऑप्शन है। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो आदिकाल की जो रचना है वो हमारी विद्यापति पदावली है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? तो दोस्तों देखिएगा, जागनिक, दलपति विजय, नाभादास या फिर चंद्रप्रदायी? आपके पास ऑप्शन है। जो दोस्तों जागनिक, दलपति विजय और चंद्रप्रदायी हैं ये तो आदिकाल के हैं, लेकिन जो नाभादास हैं दोस्तों ये हमारे आदिकाल के कवि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। बीसलदेव रासो के रचयिता कौन है? भट्ट, केदार, नरपति नाल, चंद्रप्रदायी या फिर जागनिक? आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो जो नरपति नाल हैं ये बीसलदेव रासो के रचयिता के रूप में जाने जाते हैं। इससे पहले ये क्वेश्चन एक बार और आ चुका है, लगभग 3 से 4 बार इस क्वेश्चन का जिक्र हो चुका है, तो यकीनन आप लोगों को ये क्वेश्चन याद हो चुका होगा। फिर देखिएगा, हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? अच्छा दोस्तों हिंदी साहित्य का जो 700 से 1400 ईस्वी तक का जो कालखंड है उसको ग्रियर्सन ने किस नाम से पुकारा है? तो चारण काल का है, अपभ्रंश काल, प्रारंभिक काल या फिर संधि काल के नाम से उसको जाना गया है। दोस्तों अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो ग्रियर्सन द्वारा इसको चारण काल के नाम से पुकारा गया है, यानी कि 700 से 14 ईस्वी तक का जो कालखंड है हमारा, इसको ग्रियर्सन जी के द्वारा चारण काल कहा गया। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। स्वयंभू की कृति का नाम क्या है? तो महापुराण, पौमचर्यु, पद्म पुराण या फिर पाहुड़ दोहा? आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों जो हमारा पौमचर्यु है ये हमारा स्वयंभू की एक कृति के रूप में भी जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, आल्हा और उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों इनका जो वर्णन है वो किसमें मिलता है? परमाल रासों में, पृथ्वीराज रासों में, हमीर रासों में या फिर घुमान रासों में? अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो जो परमाल रासो है इसमें आल्हा और उदल नामक 2 जो वीर सरदार हैं उनकी वीरतापूर्वक लड़ाई का वर्णन देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, अपभ्रंश का बहुभूति किसे माना जाता है? तो दोस्तों जो अपभ्रंश है उसका बहुभूति के रूप में किसे माना जाता है? कह रहा है कनक, कामत, धनपाल, पुष्पदंत या फिर शालिभद्र सूरी? आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों मैं राइट आंसर की बात करूं तो जो हमारा पुष्पदंत है इनको हमारा अपभ्रंश का बहुभूति के रूप में भी माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? तो गद्यकाल, चारणकाल, सिद्ध सामंत काल या फिर वीर गाथा काल? आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों देखा जाए तो जो गद्यकाल है इसको हमारा आधुनिक काल के रूप में भी जाना जाता है। तो जो हमारा चारणकाल, सिद्धकाल और वीर गाथा काल है ये हमारे आदिकाल के ग्रंथ होंगे, लेकिन जो गद्य है ये हमारा आधुनिक काल के ग्रंथ देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? तो दोस्तों मच्छंदर नाथ और चुणकर नाथ, गोरखनाथ या फिर आदिनाथ? आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूं तो जो गोरखनाथ हैं इनको नाग पंथ के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब्दुल रहमान कृत्य संदेश रासक है खंड काव्य, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य फिर महाकाव्य का? तो दोस्तों अगर राइट आंसर की बात करें तो जो अब्दुल रहमान कृत्य संदेश रासक है तो दोस्तों ये हमारा खंड काव्य का है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। फिर देखिएगा, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि
माना है। अच्छा दोस्तों, किसके द्वारा स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है? राहुल सांकृत्यायन ने, राजकुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। अगर दोस्तों राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारे राजकुमार वर्मा जी हैं इनको स्वयंभू को इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि के रूप में माना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? धनपाल को, शालिभद्र सूरी को, स्वयंभू को, या फिर पुष्पदंत को? तो दोस्तों अगर राइट आंसर की बात करें तो अपभ्रंश का जो वाल्मीकि है वो स्वयंभू को माना जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। फिर देखिएगा, चंद्रबरदाई को किसके दरबारी कवि थे? अच्छा दोस्तों, जो चंद्रबरदाई थे वो हमारे किसके दरबारी कवि थे? महाराज बीसलदेव के, महाराणा प्रताप के, महाराज हमीर के, फिर महाराजा पृथ्वी चौहान के? अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो जो महाराजा हमारे पृथ्वी चौहान थे इनके जो दरबारी कवि थे वो चंद्रबरदाई के रूप में जाने जाते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? अच्छा दोस्तों, चंद्र फिर से आगे है चंद्रबरदाई, आप लोग फिर से इसमें कर लेंगे। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 3 से 4 बार जो क्वेश्चन रिपीट हो जा रहा है तो कहीं ना कहीं आप लोगों को वो क्वेश्चन याद हो जाएगा। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है? अच्छा दोस्तों, शांत है, वीर है, करुण है, या फिर हास्य रस है? तो दोस्तों आदिकालीन साहित्य का जो प्रमुख रस है उसको किस रूप में जाना जाता है? हमारा वीर रस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया? डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर राहुल सांकृत्यायन? आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल के रूप में जो नाम दिया तो वो आचार्य राम प्रसाद शुक्ल ने दिया था। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। फिर देखिएगा, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा? अच्छा दोस्तों, किसने आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, राहुल सांकृत्यायन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने? अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा आदिकाल को सिद्ध सामंत युग भी कहा गया। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रंथ में चंद्रबरदाई को छपैयों का राजा कहा गया? अच्छा दोस्तों, जो हमारे चंद्रबरदाई हैं इनको किस ग्रंथ में छपैयों का राजा कहा गया? अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों मुजरासों में, शिव सिंह सरोज में, पृथ्वीराज में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो शिव सिंह सरोज में इनको क्या कहा गया है? छपैयों का राजा के नाम से जाना गया है चंद्रबरदाई को। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लगभग 50 से 55 क्वेश्चनों का जो कलेक्शन था वो हमने आपके सामने रखा। बेहतर अनुभव आप लोगों को मिला होगा, क्योंकि इससे पहले भी अगर आप लोगों ने साहित्य के वीडियो देखे होंगे तो कहीं ना कहीं बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रिपीटेड हो रहे हैं, आप लोगों को वो वैसे रिवीजन में हो जाते हैं, और जो नए क्वेश्चन हैं उनका भी कलेक्शन अगर आप लोगों के पास पहुंचता है तो कहीं ना कहीं एक नया बिल्ड बनता है। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रहा हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें, और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।